नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं धन्यवाद। श्री विजय नारायण जी। विजय नारायण जी समाजवादी पार्टी के विचारक हैं और अकेले उन कुछ व्यक्तियों में हैं जिन्हें समाजवादी आंदोलन के पूरे इतिहास का, समाजवादी आंदोलन किन लोगों ने बनाया, समाजवादी आंदोलन किन लोगों ने बिगाड़ा और समाजवादी आंदोलन के अंतर विरोध क्या क्या थे, उनको साफ तौर पर जानने और समझने वाले लोगों में विजय नारायण जी हैं, जो हमारे साथ आज आपके स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख रहे हैं और हमने 2 बार उनसे बातचीत की और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। हमने बातचीत छोड़ी थी जब जयप्रकाश नारायण 75 में 25 जून को उन्होंने भाषण दिया था कि पुलिस और सेना को कहा था कि अगर कोई आदेश आपकी अंतरात्मा के और संविधान के विरुद्ध होता है तो आप मत मानिए। जिसके बाद आपातकाल लगा था। विजय जी, आपका आप अब माइक आपके हाथ में है, आप बताना शुरू कीजिए और मुझे जहां बीच में लगेगा कि पूछना है मैं पूछ लूंगा। हाँ, सहयोग भी करते रहिए आप अपनी जानकारी के हिसाब से। संतोष जी, ये मुकदमे का दौर समाप्त होने के बाद हाई कोर्ट 26 जून को फिर सुप्रीम कोर्ट ने मैंने थोड़ी सी राहत श्रीमती इंदिरा गांधी को दी। जी। तो उसके बाद 25 और 26 जून की रात को इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगा दी। जी। अब उसको लेकर उनके पार्टी घर में भी बड़ा खींचतान था। ये विकल्प भी उनके पास खुला था, जैसा कि उनके कुछ लोगों ने उनको बताया कि किसी और को आप अपनी पसंद से बना दीजिए प्रधानमंत्री। आप चुनाव लड़के फिर आ जाइए, आप फिर प्रधानमंत्री बन जाइए। और 76 में फरवरी मार्च में चुनाव वैसे भी होना ही था, तो ज्यादा नुकसान देश का भी नहीं हुआ होता और उनका भी नहीं हुआ होता। लेकिन दबाव उन पर पड़ा कि नहीं, ये विपक्ष की के पूरी भूमिका को, आंदोलन को, उपलब्धि को खत्म किया जाए। तो इमरजेंसी, सिर्फ इमरजेंसी, अब देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति आए संकट को पूरे देश का संकट बना दिया गया। कहा गया देश संकट में है। संकट में तो एक व्यक्ति था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इसको आराम से एक राजनीतिक दल के अंदर टरकाया जा सकता था, टाला जा सकता था। अब सिर्फ इमरजेंसी नहीं लगी, इमरजेंसी के साथ जी। जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनको स्थगित जी। कर दिया गया। जी। प्रेस पर सेंसरशिप लग गई। जी। अब आजादी के पहले प्रेस पर रोक के लिए जितने भी कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, खास करके भारतीय भाषाओं पर रोक के लिए, वो सारे इस्तेमाल किए गए। जी। 26 जून की सुबह जो अखबार निकला, वो अखबार भी सेंसर होके ही निकला था। जी। और तीसरा ये हुआ कि रासुका कानून था पहले से ही एक इनके पास, मीसा जिसको बोलते थे, आंतरिक सुरक्षा जी। कानून। उसके जी। बाद मैं। ये इमरजेंसी लगने के बाद इन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लगा दिया, जी। जिसमें डीआईआर में जिनसे देश को खतरा समझा गया उनको पकड़ लिया गया। जी। इन दोनों कानूनों में देश में 25 और 26 जून की रात को ही गिरफ्तारी शुरू हुई। जी। और पहली गिरफ्तारी देश के बड़े नेताओं की ही हुई। जयप्रकाश जी भी दिल्ली में ही थे, लेकिन जी। उनके साथ मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, जो देश के उस वक्त नेता थे, बड़े अन्य दल, अलग अलग दलों के, इन जी। सारे लोगों को इनके घरों पर छापा मारकर इनको उठा लिया गया। जी। और ये सारे लोग मीसा में नजरबंद हो गए। ये स्थिति सिर्फ दिल्ली में नहीं हुई, उसी रात और भोर 26 की भोर तक
राज्यों की राजधानियों में, बड़े शहरों में जो राज्य स्तर के नेता थे, इन सभी दलों के, जो जेपी के साथ थे, जेपी आंदोलन के साथ थे, जी। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, जी। या नजरबंदी में या डीआईआर में। तो 26 जून को जो खबर आई, उसमें एक तो देश में इमरजेंसी लागू हो गई, और दूसरे कुछ बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की भी खबर आ गई। इसमें देखिए, ये इमरजेंसी क्या होती है। अंग्रेजी राज में तो हम गुलाम थे, हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं था, हम उस गुलामी से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे। इमरजेंसी लगते ही अगले दिन से जैसे पूरे देश में, आम जनता में एक सियापा छा गया, एक आतंक का माहौल नेताओं की गिरफ्तारी से बन गया। जगह जगह चौराहों पर, घरों में ये बात चलने लगी कि ये क्या हो गया। देश इसके पहले ऐसी किसी स्थिति से परिचित नहीं था, और 30 साल के अंदर ही ये। अब जो लोग गिरफ्तार हो गए वो तो पकड़ लिए गए, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता जो इधर उधर बिखरे पड़े थे, उनको भी गिरफ्तारी की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते बहुत से लोग हट भी गए। फिर अलग अलग बैठकें शुरू हुई राज्य स्तर पर। जैसे उत्तर प्रदेश में मैं उन दिनों सोशलिस्ट पार्टी का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। एक जी। संघर्ष समिति जेपी आंदोलन के समर्थन में पहले से चल रही थी। अब वो समिति के जो सदस्य लोग बचे, वो सब भूमिगत हो गए। राज्यों में भी, जिलों में भी लोग भूमिगत हो गए। तो ये कोशिश की गई अलग अलग जगहों पर कि हम लोग जो बचे खुचे हैं, वो लोग आंदोलन के संदेश को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। बड़े पैमाने पर प्रतिरोध भी शुरू हुआ, कुछ पत्रकारों ने भी किया। अब इस गाज केवल राजनीतिक लोगों पर ही नहीं गिरी, देश स्तर से लेकर राज्य और जिला स्तर के वो पत्रकार जो जेपी आंदोलन के साथ मुखर थे, उन सबको गिरफ्तार किया गया। जी। केवल कुलदीप नैयर ही गिरफ्तार नहीं हुए। आप जानते हैं शरद प्रदीप, वो उन दिनों बनारस में उत्तर प्रदेश के बड़े पत्रकार रहे, और जी। बनारस जिला संघर्ष समिति के वो संयोजक थे। बिल्कुल। अब जेपी आंदोलन के समर्थन में जिला स्तर तक की कमेटियां बनी थी, लोग संगठित हो गए। सिर्फ राजनीतिक दलों के लोग ही नहीं थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, पत्रकार भी थे, अच्छे वकील थे। तो उन जी। समितियों में जो लोग बच गए, वो भूमिगत हो गए, चाहे वो राज्य स्तर की थी और चाहे जिला स्तर की थी। तो वो लोग संगठित होकर, उन लोगों ने पर्चा निकालना, संदेश बांटना, कहीं कहीं तो साप्ताहिक या ये पाक्षिक बुलेटिनें भी निकलने लगी। भूमिगत बुलेटिनों का सिलसिला पूरे देश में चालू था। बिल्कुल। और हाँ, बड़े पैमाने पर ऐसा भी हुआ कि कचहरियों में जिला स्तर पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी के खिलाफ नारा लगाकर भी गिरफ्तारी की, ताकि ये आतंक का माहौल टूटे और सरकार ये समझे कि देश इससे डरा हुआ नहीं है। लेकिन सरकार, और उससे भी ज्यादा श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति देश में एक अविश्वास की भावना बड़ी जबरदस्त है। और इसको शायद कहा तो ये जाता है कि सीआईडी रिपोर्ट करती रही कि सब कुछ आपके साथ है, सारा देश आपके साथ है, लोग अपोजिशन की निंदा कर रहे हैं। और जेलों में कार्यकर्ताओं के साथ प्रारंभिक दिनों में दुर्व्यवहार होना शुरू हो गया। बहुत से साथियों की मौत जेलों में हुई है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो कार्यकर्ता जो जेल जाते थे,
वो अपनी दलों की सीमाओं से बाहर आ चुके थे। वो एक आंदोलन का मंच हो गया था, जेल के अंदर भी, जेल के बाहर भी। जेल के अंदर भी दुर्व्यवहार और सुविधाओं को लेकर संघर्ष चलता रहा। इससे लाभ ये हुआ कि जगह जगह अलग बैरकें मिल गई राजनीतिक कार्यकर्ताओं और देश के बड़े नेताओं को, उनमें से अधिकांश लोगों को तो तनाई की बैरक में रखा गया। इसमें राजनारायण जी भी थे, और आप तो जानते हैं कि जयप्रकाश जी को चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां उनका जी, स्वास्थ्य जी खराब सर। हो गया। जी बिल्कुल। तो जयप्रकाश जी की तो किडनी ही फेल हो गई, पेट क्या मतलब बहुत बुरी तरह वो डैमेज हो गई। जी और बिल्कुल। जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई, तब उनको फिर जेल से बाहर किया गया। उसके बाद सरकार ने ये प्रयोग वहीं तक सीमित नहीं रखा। अब जनता को आतंकित करने के लिए ये आपके परिवार संतुलित करने के लिए एक अभियान चला, नसबंदी का। और कहा यह जाता है कि ये पूरी सोच श्रीमती इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे संजय गांधी की थी। नसबंदियां लोगों को पकड़ पकड़ कर, यहाँ तक कि भिखमंगों को पकड़ पकड़ कर, सड़क के किनारे लावारिस जिंदगी जीने वालों को पकड़ पकड़ कर नसबंदियां कराई गई। नसबंदियां सभी तबकों को कराई गई, और इसमें नाराजगी सबसे ज्यादा मुस्लिम तबके में, क्योंकि उनके यहाँ तो नसबंदी जैसी कोई परंपरा है नहीं। हाँ, बिल्कुल। कोई धार्मिक इस पे प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ये हुआ कि कुछ कड़ाई सरकारी विभागों में हुई। तो सरकारी विभागों में कड़ाई तो कड़ाई का परिणाम नहीं था, आतंक का परिणाम था। थोड़ा लोगों को सुधार दिखा, और लोगों ने माना भी कि इसमें कुछ काम हुआ है। अब ये सिलसिला सत्ता पक्ष का वहीं तक तो रुका नहीं। बाद में इन्होंने न्यायपालिका में जबरदस्त दखल दी, और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति, चीफ जस्टिस की नियुक्ति का मामला आया, तो उसमें बिल्कुल। 3 वरिष्ठ जजों को इन्होंने छोड़ करके चौथे स्थान के जज को, जस्टिस रे को, एन रे को इन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया। बिल्कुल। उसका नतीजा हुआ कि 3 वरिष्ठ जजों ने, जिनका सीनियरिटी क्रम में नंबर आता है, जस्टिस शाह, जस्टिस शेलर, जस्टिस खन्ना, इन तीनों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी घटना थी और बिल्कुल। वैश्विक स्तर की घटना थी। इन लोगों ने ये इस्तीफा देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिया है, और इससे भले ही उन पर दबाव पड़ा हो, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने में वैश्विक स्तर की मान्यता प्राप्त की। इसकी सारी दुनिया में बड़ी प्रशंसा हुई। जहां एक तरफ इमरजेंसी की आलोचना हो रही थी, नेताओं की गिरफ्तारी की आलोचना हो रही, वहीं इनकी वहां बड़ी प्रशंसा भी हुई। जी। और इसका नतीजा ये हुआ कि वैश्विक दबाव भारत पर बढ़ता गया, और ये मांग उठने लगी कि नेताओं को छोड़िए और चुनाव का माहौल बनाइए। इस बीच श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोधी पक्ष के नेताओं की अनुपस्थिति में तमाम लोकतंत्र विरोधी संवैधानिक संशोधन कर दिए। जैसे एक उन्होंने ये कहा कि जो प्रधानमंत्री होगा या लोकसभा का स्पीकर होगा, उसके खिलाफ कोई भी चुनावी पिटीशन दाखिल हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी तरह से आया। जी। और ये संशोधन बैक डेट से लागू होगा। ये संशोधन तो उन्होंने अपने बचने के लिए निकाला था। ये संशोधन पास हो गया, और अभी अब मामला तो असली उनका सुप्रीम कोर्ट में अंतिम निर्णय के लिए पेंडिंग था, इसलिए उनको इसका लाभ मिल गया। इस जोर जबरदस्ती के माहौल में जनवरी 17, अच्छा एक काम और हुआ कि इन्होंने लोकसभा का टर्म
1 साल बढ़ा दिया संविधान संशोधन करके, 5 साल से 6 साल कर दिया, नहीं तो 76 में ही चुनाव हो गया। अब इस टर्म को बढ़ाए जाने के विरोध में मधुलिमय और उनके साथ जबलपुर जेल में गिरफ्तार शरद यादव ने इस संवैधानिक संशोधन के खिलाफ लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। जैसे ही उनका 5 साल खत्म हुआ, वो अगले 1 साल की सुविधा लेने को कतई तैयार नहीं थे। तब देश के नेता भी इस दशा के थे। बिल्कुल उनकी एक बिल्कुल सही तस्वीर कह थी, रहे एक हैं। बिल्कुल सही लोकतांत्रिक कह रहे हैं। तस्वीर थी। मधुमेह के साथ पार्टी छोटी थी, लेकिन लोग बड़े थे, बहुत बड़े लोग थे। और लगभग सभी दलों में उन दिनों में नेता बड़े कद के होते थे, विचार के होते थे। अब मैं इसके साथ ही आपको भूमिगत आंदोलनों में जिन लोगों ने बड़ा काम किया उसकी ओर ले चलना चाहता हूँ। एक मिनट विजयनारायण जी, एक फैसला बहुत खतरनाक आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जीने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय फैसला दिया था जब ये जस्टिस रे चीफ जस्टिस बने थे कि जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार व्यक्ति रे का मौलिक अधिकार नहीं है। स्टेट कभी भी आपकी जान ले सकता है। उसका निहितार्थ ये था कि वो जिसको चाहे उसको गोली मार जी दें, हाँ, जी जिसको हाँ, चाहे ठीक न बात। मारे। ये जी बड़ा हाँ, जी हाँ, खतरनाक संविधान संशोधन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। खतरनाक खतरनाक पड़ा। ये फैसला जी बहुत खतरनाक था, ठीक बात है। जी ये जी सरकार के प्रभाव में आया हुआ फैसला था। जी अब देखिए, जो गिरफ्तार नहीं हो पाए थे उनमें बड़े नेताओं में जॉर्ज फर्नांडिस। जिस दिन इमरजेंसी लगी है उस दिन जॉर्ज फर्नांडिस उड़ीसा में एक जगह है गोपालपुर, समुद्र का किनारा है, जहां उनके ससुर का एक मकान था। उसमें वो अपने परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे। और जैसे ही इमरजेंसी लगी, अगले दिन गिरफ्तारी की खबर उनको मिली। वो समुद्र का किनारा था, सन्नाटा था। मछुआरों से उन्होंने चर्चा सुनी कि देश की सारे लोग गिरफ्तार हो गए। उसके बाद उन्होंने तय किया कि हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना जरा सा भी सुराग मिला तो गिरफ्तारी हो जाए। जॉर्ज फर्नांडिस ने अपनी पत्नी लैला कबीर और अपने बेटे को ट्रेन में बैठाया और अपने वो मछुआरा बन गए। लुंगी पहन लिया, कंधे पे एक अंगोछा रख लिया और कलकत्ता की ट्रेन से वो कलकत्ता निकल गए। वहां पहुंचकर वो सीधे अपने राजनीतिक मित्र, आप जानते हैं उस दिन कलकत्ता सम्मेलन में आए थे, विद्यासागर गुप्ता जी के घर गए। डॉक्टर लोहिया के पारिवारिक मित्र थे और सभी समाजवादियों के पारिवारिक मित्र थे। जी बिल्कुल बिल्कुल उन, बिल्कुल। उनके घर पहुंच गए। उन्होंने उनको धोती पहना दिया। वो जॉर्ज फर्नांडिस वहां छिपने या रुकने के लिए नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरा कुछ इंतजाम करो और मेरे यहाँ से निकलने की तैयारी करो। उन्होंने उनको धोती पहना दिया, बिहारी बना दिया, चश्मा उनका हटा दिया और उनके साथ एक हम लोगों के राजनीतिक साथी कलकत्ता के राम अवतार उमराव, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको लगा दिया। वो भी धोती पहनते थे। राम अवतार उमराव के साथ जॉर्ज फर्नांडिस पटना आए। जनरल डब्बे में बैठकर वो पटना आए। पटना में भी सन्नाटा था। अधिकांश बड़े नेता गिरफ्तार थे। राजनीतिक दलों के कार्यालय बंद थे। कोई विपक्षी दल का विधायक अपने वहां पर था नहीं। तो वो यहाँ आए उनके साथ। जिनसे भी वो बाहर जिनके पते थे उनके पास कल पटना में उनसे मिले और मिलने के बाद वो बनारस आ गए। बनारस कहाँ आए? आपकी जगह पे आए। वो आए सर्व सेवा संघ में
जो गांधी विद्या संस्थान है, गांधीयन, जी बिल्कुल। बिल्कुल। वहां है। वो प्रसाद जी से मिले, उन दिनों प्रसाद जी उसके डायरेक्टर थे। तो प्रसाद जी ने उनको एक गेस्ट कमरे में, गेस्ट रूम में उनको टिका दिया। उनको छोड़कर वहां पर राम अवतार उमराव वापस चले गए कलकत्ता। आपको याद होगा कि मुगल सराय के एक बड़े नेता थे यस्से हक, जो 74 की स्ट्राइक में नौकरी से निकाल दिए गए थे। जी। तो प्रसाद जी ने उनको गांधीयन इंस्टीट्यूट में स्टेनोटाइपिस्ट के पद पर नौकरी दे दिया था, और वो भी वहां उन दिनों तैनात थे। जॉर्ज से मिलकर दोनों लोगों को खुशी हुई, और जॉर्ज ने 31 जुलाई 30 जून को गांधी विद्या संस्थान से देश के नाम अपना पहला संदेश प्रसारित किया। उस चिट्ठी को ऐसे हक ने टाइप किया। गांधी विद्या संस्थान में ही वो साइक्लो स्टाइल हुआ, और जॉर्ज फर्नांडिस ने 1000 लिफाफे में देश भर के लोगों के पते जो उनको याद थे, वो उन्होंने वहीं से छोड़ दिया। उस संदेश में जॉर्ज ने लिखा था कि ये इमरजेंसी देश में लोकतंत्र को समाप्त करने और तानाशाही जनता पर थोपने की कोशिश की है। ये देश की आजादी की सारी उपलब्धियों को नकार देने की कोशिश है। ये उन्होंने देश की जनता का आह्वान किया कि लोग सड़कों पर उतरे और देश में इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी साधन मिले, उस साधन का वो उपयोग करें। बड़ा जोरदार पर्चा था, संदेश गया। तो जाहिर है कि सरकार को पता लगा होगा कि वो लिफाफे पर मुहर से तो पता लग ही जाता है, लेकिन उन्होंने चिट्ठी छोड़ी और वो वहां से निकल गए। वो दिल्ली आए, दिल्ली से वो गुजरात गए, बड़ौदा गए, अहमदाबाद गए। उन दिनों गुजरात में जनता मोर्चा की सरकार थी। 1973 में जेपी आंदोलन के चलते वहां की सरकार बर्खास्त की गई थी, और वहां विधानसभा का फिर से नया चुनाव हुआ था। ये चुनाव जनता मोर्चा के बैनर के तले लड़ा गया था। इसमें 4 पार्टियां थी, संगठन कांग्रेस था, जनसंघ था, स्वतंत्र पार्टी थी, और सोशलिस्ट पार्टी थी। ये 4 पार्टियां इस मोर्चे में शामिल थी, और इनकी सरकार वहां पे बन गई। जी हाँ। बिल्कुल। तो अब वहां पे इमरजेंसी के प्रावधानों को उतनी कड़ाई से लागू नहीं किया गया। वहां कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा था, न वहां की सरकार ने वीसा लागू किया और न डीआईआर लागू किया। इसलिए वहां पे गुजरात में लोग मिलते जुलते थे आपस में, बैठकें भी होती थी, और वहां किसी आंदोलन की गिरफ्तारी की जरूरत भी नहीं थी। और अक्सर अहमदाबाद में देश भर के लोग आ जाते थे, और वहां लोगों का मिलना जुलना, फिर उसके बाद वहां से चला जाना होता था। वहां से जॉर्ज बंबई गए। बंबई में उनके यूनियन के दफ्तर तो चल रहे थे, लेकिन वहां सीआईडी और पुलिस का पहरा था। वहां से जॉर्ज बेंगलोर गए। बेंगलोर में अपने साथियों से मिले। बेंगलोर में भी एक प्रतिरोध संगठन का गठन हुआ, और जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस के एक छोटे भाई थे, लॉरेंस फर्नांडिस, उनका विशेष सहयोग रहा। आप जानते हैं कि लॉरेंस फर्नांडिस अच्छी के साथ बड़ी अच्छी यातना दी गई। बहुत यातना दी गई, बिल्कुल। वहां पे डॉक्टर लोहिया का एक मित्र परिवार था,
इनकी वो लड़की थी नंदना, स्नेहलता रेड्डी। स्नेहलता रेड्डी उसकी माँ थी। हाँ, नंदना तो की वही मैंने माँ कहा, थी नंदना स्नेहलता। की माँ स्नेहलता रेड्डी, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। स्नेहलता, जी जी। हाँ। तो उनकी जॉर्ज की गिरफ्तारी हुई दोस्त और जॉर्ज की दोस्त स्नेहलता जी थी। हाँ, ठीक बात है। तो वहां उनकी मृत्यु हो गई यातना से। वहीं जॉर्ज की मुलाकात नहीं, ये भी सीजी बता के दीजिए कि रेड्डी इसने, से हुई। हाँ, स्नेहलता रेड्डी तेलुगु फिल्मों की अबे वो कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री भी थी। वो मूलतः बंगाली थी, अच्छा। पति उनके रेड्डी थे। हाँ, तो जी जी। बंगाली थी तो वो कलाकार तो थी ही, वो बंगला भी जानती थी, हिंदी भी जानती थी, तेलुगु भी, कन्नड़ भी जानती थी। और भारतीय भाषाओं का जो आंदोलन डॉक्टर लोहिया ने शुरू किया था, वो पति पत्नी दोनों लोग उस आंदोलन के साथ जुड़े थे। जी उनकी मृत्यु उस वक्त हुई जब जॉर्ज जेल में थे। वो मैं आपको जॉर्ज वाले जी जी चैप्टर में बताऊंगा। जी जी ये इमरजेंसी का जो खिलाफ संघर्ष था, उसके बाद जॉर्ज जगह जगह संगठन बनाते, ग्रुप बनाते, एक साधन की भी थी। बंबई में उन्होंने अपने ट्रेड यूनियन के लोगों से के माध्यम से साधन इकट्ठा किया, और वहां से होते हुए वो बड़ौदा आए थे। आपने कहा सीजी के रेड्डी मिले उनको बेंगलोर में। सॉरी सॉरी, सीजी के रेड्डी उनको बेंगलोर में मिले। उन दिनों सीजी के रेड्डी नई दिल्ली में भी रहते थे। ये हिंदू जो के जनरल मैनेजर थे वो। पहले रह चुके थे, उस इमरजेंसी में वो हाँ, हट गए थे। हट इमरजेंसी गए से थे। पहले वो हिंदू जी अखबार के जनरल मैनेजर थे, और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के वो अध्यक्ष भी रहे। जी जी और वो लेखक भी बहुत अच्छे थे। सीजी के रेड्डी का बैकग्राउंड और भी समझ लीजिए। सीजी के रेड्डी सन 42 की में ये सिंगापुर में थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में ये शामिल हो गए थे। अच्छा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कुछ भारतीयों को जापानी पनडुब्बी में बैठाकर भारत भेजा था। तो ये पनडुब्बी आई और उड़ीसा के सामने कम पानी वाले छिछले समुद्र में वो निकली, और ये लोग कूद कर बाहर आ गए। अब इन लोगों का दुर्भाग्य ये था कि जैसे ही ये लोग कूद कर बाहर आए, इनको मछुआरों ने पकड़ लिया। जी, बिल्कुल बिल्कुल अब ये बिल्कुल। लोग समझाते रह गए, और मछुआरों की एक भाषा की भी समस्या थी। मछुआरों ने इनको पकड़ करके पुलिस को सूचित कर दिया। ये लोग कुछ करने के पहले ही वहां गिरफ्तार हो गए। और फिर जब सब लोग छूटे तो, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही। ये उन दिनों दिल्ली में भी आके रहे थे। हौज खास में चंचल सरकार और जी सीजी के रेड्डी, ये दोनों लोग अगल बगल घरों में रहते थे। जी जी और ये लिखते भी अच्छा थे, सीजी के रेड्डी अच्छे जी लेखक भी थे। जी जी। तो बड़ौदा जब जॉर्ज गए, तो वहां इनकी भेंट विक्रम राव से हुई। हम्म, विक्रम राव उन दिनों बड़ौदा में टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्यूरो चीफ थे। जी उनकी मुलाकात एक बड़े गुजराती पत्रकार किरीट भट्ट से हुई। जी किरीट भट्ट अब इस दुनिया में नहीं है। वहां बड़ौदा में एक ग्रुप सक्रिय था, और विक्रम राव ने एक प्रस्ताव किया। ये प्रस्ताव विक्रम राव का था जी कि मेरे एक मित्र हैं जिनका पहाड़ों में क्वेरी का काम है, पहाड़ तोड़ते हैं, और डायनामाइट उनके पास है। जॉर्ज ने जब इस बात को सुना तो वो खुशी से उछल पड़े। बोले डायनामाइट का जुगाड़ करो, ट्रेनिंग दिया जाएगा लोगों को। नहीं कुछ हो सकता है तो डायनामाइट से विस्फोट को ये संदेश दिया जाए कि अभी एक ग्रुप ऐसा है जो आपके खिलाफ सक्रिय है, जो देश की आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और वहां से फिर डायनामाइट मिला,
और डायनामाइट की वहां ट्रेनिंग हुई। उसके बाद दिल्ली में जॉर्ज आए। दिल्ली में एक ग्रुप बना जिसमें कमलेश जी थे, बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे। अच्छी तरह से, जी जी। हाँ, इन लोगों का एक ग्रुप दिल्ली में भी बना। सीजीके रेड्डी दिल्ली आ गए थे, ये भी उसमें शामिल थे। बंबई में जॉर्ज को आर्थिक रूप से मदद करने वालों में एक देश के बड़े उद्योगपति, जो बंगाल के गवर्नर हो गए, नाम मैं हाँ, बता देता हूँ। शाह वो शाह शाह साहब थे। शाह 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 हाँ, साहब थे। अभी देख तो अभी देखिए उनका पूरा नाम परिवार भी अभी गांधीवादी पूरा था। याद आता है। हाँ जी। हाँ, मुझे भी आ जाएगा, मुझे भी आ जाएगा। हम्म। तो इन लोगों की जगह जगह बैठकें होती रही, और दिल्ली में ही की ही बैठक में मैं पहली बार शामिल हुआ। मुझे संदेश आया कि यहाँ मिलना है। जॉर्ज मिलते कहीं और थे, रहते कहीं और थे। जॉर्ज साधु के वेश में थे, दाढ़ी बनाए हुए बढ़ाए हुए थे। रहते थे वो सीजीके रेड्डी के घर पे, लेकिन मिलते थे अपने एक मित्र के घर पे, जो इंडियन एयरलाइंस में पायलट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, बड़े नेता थे देश के पायलट्स के। हुईल कैप्टन हुईल गोल, हुईल गोल ने उनकी बड़ी मदद की। और उनका पूरा परिवार इसके लिए समर्पित था। बाद में वो पूरा परिवार ही नजरबंद हो गया था जॉर्ज को संरक्षण देने के आरोप में। तो दिल्ली वाली मीटिंग में भी एक बार डायनामाइट का प्रयोग ठीक दिवाली के दिन जेएनयू की बगल की पहाड़ियों पर हुआ, जिसमें हम सब लोग मौजूद थे। सब लोगों ने डायनामाइट कैसे फिट होती है, कैसे चलाई जाती है, ये प्रोग्राम किया। डायनामाइट का इस्तेमाल भी कई जगह हुआ। बंबई के ग्रुप ने, बंबई में ब्लिट्ज अखबार उन दिनों श्रीमती इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा समर्थक था, इमरजेंसी का समर्थन कर रहा था। एक विस्फोट ब्लिट्ज अखबार के दफ्तर में ही कर दिया गया। उसका दफ्तर का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। अपने अगले एडिशन में उन्होंने आरोप भी लगाया कि ये विस्फोट करने वाला ग्रुप, जॉर्ज फर्नांडिस का नाम भी लिया उन्होंने, कि इन्होंने ही सब मेरे दफ्तर में करवाया है। ऐसा कई मालगाड़ियां भी उल्टी उल्टी गई, लेकिन ये कोशिश बराबर रही कि किसी की जान माल का खतरा ना हो, कोई जान किसी की न जाए। आज आपको मैं ये भी बता दूं कि उन्हीं दिनों कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था चंडीगढ़ में, और दिल्ली से विशेष गाड़ियां, विशेष बसें जा रही थी। एक योजना ये थी कि इन लोगों को सम्मेलन में पहुंचने न दिया जाए। और तो मुझे और यश से हक मुगल सराय को ये काम दिया गया कि आप लोग जाइए, सर्वे करके आइए। हम लोग गए, सर्वे करके आए पानीपत तक। और ये हुआ कि नहीं, अभी तक तो कोई वो नहीं थी, लेकिन तैयारी पुलिस की, सीआईडी की बड़ी जबरदस्त। हम लोगों ने आके रिपोर्ट किया। हम लोग डायनामाइट लेके निकले और कोशिश की गई कि जहां भी कहीं मौका मिले और कोई मालगाड़ी आ जा रही है उस रास्ते पे, तो उसको गिरा दिया। तो ये कोशिश हुई थी। इस कोशिश के बाद एक बड़ी दुर्घटना ये हुई जी। कि 8 मार्च को गुजरात की सरकार को श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने बर्खास्त कर दिया। और उसकी बर्खास्तगी के दिन से ही उनको सब पता था, सेंट्रल इंटेलिजेंस को, कि यहाँ भारत सरकार के खिलाफ कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। उनको शायद ये भी मालूम था कि विक्रम राव और उनका ग्रुप डायनामाइट इकट्ठा करता है और वो बाहर भेजता है। उसी दिन विक्रम राव, किरीट भट्ट, जसवंत चौहान, जो वहाँ कारपोरेटर हाँ। थे। मैं वही जसवंत का ही नाम याद कर रहा था, क्योंकि जसवंत हमारे दोस्तों में भी थे।
हाँ हाँ, वो जो जी। गुजरात मुंबई के बड़े पूंजीपति थे, वीरेन शाह। वीरेन शाह, हाँ। वीरेन शाह बाद में मुलजिम भी हो गए थे और उनको हथकड़ी जी भी जी। लगी थी। बाद में वो बंगाल के राज्यपाल भी हो गए थे। राज्यपाल हुए, बिल्कुल, वीरेन शाह, जी हाँ। बिल्कुल। उन दिनों वो पार्लियामेंट के मेंबर थे। जब इमरजेंसी डायनामाइट में गिरफ्तार हुए तो वो राज्यसभा के मेंबर थे। इन घटनाओं से ऐसा हुआ कि जब ये 8 मार्च की रात की घटना है और 13 मार्च को श्रीमती इंदिरा गांधी बनारस आ रही थी, उनका एक बड़ी मीटिंग थी सिगरा स्टेडियम में। और जो सामान पकड़ा गया ट्रांसपोर्ट के गोदाम से, उसमें एक पैक डायनामाइट और उसके सारे उपकरण बनारस आ रहे थे। एक हम लोगों के मित्र की चौक में दुकान है, श्री राम मेडिकल्स, उसके पते पर वो दवा के नाम से मेडिसिन लिख करके आ रही थी, वो भी पकड़ गई वहां पे। तो वहां सेंट्रल इंटेलिजेंस ने यह अंदाजा लगाया कि श्रीमती इंदिरा गांधी की मीटिंग में विस्फोट करने के लिए ये डायनामाइट बनारस जाना। 9 मार्च की सुबह देश भर के अखबारों में, उत्तर प्रदेश बनारस के भी अखबारों में ये खबर छपी कि श्रीमती इंदिरा गांधी की मीटिंग में विस्फोट करने के लिए वाराणसी भेजा जा रहा डायनामाइट का की डिस्पैच बरामद। दिनों मैं उस दिन मैं कानपुर में था, मैंने भी अखबार में देखा। मैं वहां से भागा अपने बनारस के लिए, क्योंकि मेरे घर में भी, मेरे बैग में भी कुछ डायनामाइट की स्टिक पड़ी हुई। अच्छा। मेरे लिए उसको निकालना ज्यादा जरूरी था। जरूरी रात था, को बिल्कुल 12 बजे बिल्कुल। मैं घर पहुंचा, उसमें सब भरा और निकाला और वहां से घर मैंने छोड़ दिया। और मैं गया बीएचयू का वो एक शिक्षा संकाय का एक हॉस्टल है स्टूडेंट का, इसमें उन दिनों हरिकेश सिंह पढ़ रहे थे, जो बाद में अभी हाल ही में वाइस चांसलर हो गए थे, ये जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा जी के। जी 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 फिर आए, जी। उनके घर गया। हम्म। अगले दिन ही क्या हुआ कि बड़ौदा की पुलिस बनारस आ गई और मैं तो घर में था नहीं। तो जिस दुकान के पते पर वो आ रही थी स्टिक, वो दुकान पे छापा पड़ा। जिसकी दुकान थी वो मेरे मित्र थे, उनको गिरफ्तारी हो गई, उनका पूरा परिवार डिटेन हो गया। उनको गिरफ्तार करके वो बड़ौदा ले गए। इस बीच दिल्ली क्या होता है, अब वो टीम बड़ौदा में इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद सारी कॉन्स्पिरेसी के जो अंग थे, जहां जहां, वो सारे लोगों का नाम जाहिर हो गया। और चीजों में होता भी है कि जब पुलिस यातना देती है तो आपके पास पूरी कॉन्स्पिरेसी को स्वीकार कर लें, क्योंकि ये पहले से हम लोगों की बैठकों में तय था कि अगर गिरफ्तारी होती है किसी भी, तो साफ इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि हम इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे और हमारे पास जो साधन मौजूद था, हम उन साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबको बता दिया गया था और सब लोग इसको, इसकी तैयारी करके कर रहे थे। दिल्ली की एक बैठक में ये भी हुआ था कि अगर सबको ऐसी स्थिति आती है तो सब लोग अपने अपने छिपने के गुप्त स्थान का भी इंतजाम कर ले। ये हुआ कि जॉर्ज कहाँ को कहाँ छिपाया जाए, क्योंकि जॉर्ज को अपने घर में रखने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसमें ये भी चर्चा थी कि जॉर्ज की खोज हो रही है और ये है कि जैसे भी मिले जॉर्ज को पकड़ लिया जाए। ये भी चर्चा थी कि सरकार का आदेश है कि जॉर्ज जहां भी मिले उनको मार दिया जाए। तो जॉर्ज को छिपने कहाँ दिया जाए, तो ये हुआ, मैंने एक सुझाव दिया लोगों को,
मेरे एक मित्र हैं, एंग्लो इंडियन मित्र, कलकत्ता में। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एलएलबी में पढ़ा था। एलएलबी और पत्रकारिता दोनों यूनिवर्सिटी में वहीं पढ़ा था। और नाम था उनका रुडोल्फ रॉड्रिक्स। अभी 2 साल पहले उनका देहांत हुआ है। तो मैं गया कलकत्ता। मैं भी मुसीबत में होता था तो कलकत्ता चला जाता था। जिस हॉस्टल में मैं रहता था वो उत्तर प्रदेश के लड़कों का एक हॉस्टल है, गोविंद बल्लभ पंत छात्रावास। मैं उसी में रुकता था। मैंने रुडोल्फ से कहा कि भाई, जॉर्ज पर मुसीबत आएगी तो तुम तैयार हो? वो बड़ा खुश हुआ। बैचलर था और जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी था। वो इंटरनेशनल अफेयर्स का और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का आदमी था। और कलकत्ता एंग्लो इंडियन एसोसिएशन का वो आदमी प्रेसिडेंट था। वो बड़ा खुश हुआ और कहा कि जॉर्ज को जब भी प्रॉब्लम हो, मुसीबत हो, वो मेरे यहाँ आके रह सकते। उसका फोन नंबर भी दिल्ली में मैंने जॉर्ज को दे दिया, सीक्रेटली दिया, और किसी को पता नहीं चला। हमने कहा कि ये ऐसा ऐसा आदमी है। जॉर्ज का उससे पहले का कोई परिचय नहीं था। तो वहां से जॉर्ज अपनी महिला कार्यकर्ता के साथ सरदार बने। वो सरदार बनकर ही देश में घूमते थे। जो दाढ़ी बड़ी थी उसका इस्तेमाल वो पगड़ी और पगड़ी के साथ जो दाढ़ी बांधने में होता है दुपट्टा, उसके लिए करते थे। वो सीधे चले गए कलकत्ता। और कलकत्ता में उन दिनों सीजी के रेड्डी का लड़का नौकरी करता था। वो आके उनको रिसीव किया और उसको लेकर वो उसको भेजे पहले कि तुम देखो रुडोल्फ रॉड्रिक्स है कि नहीं है। गया, बात किया और रुडोल्फ ने कहा कि भाई उनको मेरे यहाँ भेज दो। रुडोल्फ का अपना फ्लैट था। जॉर्ज वहीं चले गए। उसने जॉर्ज के वहीं रहने का इंतजाम किया। एक बड़ी समस्या जॉर्ज के सामने थी कि जॉर्ज के पास पैसे नहीं थे। इसी बीच मैं कलकत्ता गया। मेरी पहली मुलाकात कलकत्ता में उनसे रुडोल्फ के घर पर ही हुई। तो रुडोल्फ के जी। घर आना जाना मेरा बहुत दिन से था, सालों से था। मुझे देखकर बड़े खुश हुए। बोले मैं अकेला था, तुम आ गए, थोड़ा सा काम करने में आसानी होगी। तो वहां भी वो चिट्ठी लिखते थे। 1,000 चिट्ठियां टाइप होती थी, साइक्लो स्टाइल होती थी। अपने हाथ से पता लिखते थे। और जॉर्ज इस बात को छिपाने के लिए उन चिट्ठियों को अटैची में भरकर मैं इलाहाबाद लाता था, फिर लखनऊ लाता था। और इलाहाबाद के आरएमएस ऑफिस में और लखनऊ के आरएमएस ऑफिस या पोस्ट ऑफिस में मैं उन चिट्ठियों को छोड़ देता था कि ये सीआईडी समझे कि ये चिट्ठियां लखनऊ या इलाहाबाद से छोड़ी जा रही। ये सिलसिला हर 15 दिन पर जॉर्ज एक चिट्ठी लिखते। उनको पैसे की आर्थिक मदद कलकत्ता में जब जरूरत होती थी तो वही विद्यासागर गुप्ता करते थे और खुल्लम खल्ला करते थे। विद्यासागर गुप्ता के घर भी जॉर्ज की खोज में कई बार छापा पड़ा और सीआईडी ने उनसे पूछती रहती थी कि भाई बता दो कहाँ है। वो बोलते थे भाई मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ है, मेरा कोई संबंध नहीं है। इस बीच क्या हुआ कि जॉर्ज को जब पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने रुडोल्फ रॉड्रिक्स को भेज दिया बम्बई। बम्बई में उनकी टैक्सी मेंस यूनियन है और टैक्सी वालों की एक संस्था उन्होंने बनाई है जो आज भी चलती है, बॉम्बे टैक्सी मेन सर्विसेज, जिसके पास अपने पेट्रोल भी है, पेट्रोल पंप भी है। वहां जो उसको देख रहे थे, जो आदमी, उनका नाम है डीसा, अभी है डीसा, ये जिंदा है। डीसा ने उनको कुछ मदद किया। रुडोल्फ को वो प्लेन से पैसा लेकर वापस आ गए। लेकिन कहीं से इस बात का लीकेज हो गया कि जॉर्ज के लिए बंबई से पैसा गया है। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस को इस बात का शक हो गया। एक तो विद्यासागर गुप्ता और दूसरा मुंबई की ये घटना। अब वो सतर्क हो गए। उनकी खोज जारी हो गई। रुडोल्फ को लगा कि मेरे घर के इर्द गिर्द कोई मूवमेंट है।
उसने जॉर्ज को वहां से निकाल करके चौरंगी रोड पर एक सेंट पॉल्स चर्च है, 200 साल पुराना चर्च है वो अंग्रेजों का, बहुत बड़ा मैदान है उसके पास, करीब 60 एकड़ में फैला चर्च है। उसने जॉर्ज को वहां भेज दिया। वहां की जो एक चर्चों में एक सामाजिक सहायता की संस्था चलती है, दी समेरिटन्स, समेरिटन, वो रुडोल्फ के दोस्त थे। उसने ला के वहां टिका दिया उनको। एक कोने में वो रहते थे। उनका खाने की व्यवस्था भी या तो मैं पैक ले आता था या विजयन पावा मुनि ले आता था। ऑफिस अलग था। तो वहां भी मूवमेंट होते रहने से और जॉर्ज की चिट्ठियां जाते रहने से तो ये मूवमेंट कलकत्ता में उनकी खोज का चल रहा था। अब जिस दिन की घटना है, मैं 10 मिनट में, जो दी समेरिटन्स का ऑफिस था गेट के, चर्च के मेन गेट के पास, एक जिस दिन ये गिरफ्तारी हुई 10 जून को, वो ऐसा था कि कोई जॉर्ज से मिलने दिल्ली से गया था। वो 2 दिन वहां था। मैं नाम नहीं बताना चाहता, कुछ मामला ऐसा है, अलग से आपको बता दूंगा, इस प्रोग्राम अलग से बता दूंगा। तो जैसे ही जॉर्ज के मित्र वहां से गए हैं, 10 जून को ही सुबह वो गए हैं, और 10 जून की 3 बजे चर्च की घेरेबंदी हो गई थी। इनकी घेरेबंदी में इंटेलिजेंस ब्यूरो के 16 अधिकारी देश भर से चुने हुए बुलाए गए थे उनको पहचानने के लिए। वो ऐसा कि मैं उस दिन करीब 3:30 बजे चर्च में, और पहले मैं दी समेरिटन्स ही जाता था, विजय पावा मुनि से उनकी हालत का पता करता था। फिर वो जिस कमरे में दूसरे छोर पे रहते थे तब मैं जाता था प्रिकॉशन के तौर पे। मैं सीधे गेट के पास वो जिस समेरिटन ऑफिस में गया, और गेट से मैं जा रहा था तब मैंने देखा कि करीब 8-10 आदमी गेट के आस पास अंदर बाहर कर रहे हैं। ऐसा मूवमेंट मैंने देख लिया। मैं गया अंदर, और जाते ही मैंने जॉर्ज से कहा कि देखिए आप यहाँ से निकल चलिए, तुरंत निकलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर कुछ मूवमेंट हो रहा है। आप चाहें तो विजयन पावा मुनि को भेज करके इसको कंफर्म करा लीजिए। तो विजयन पावा मुनि को भेजे और हमसे बोले कि विजय चलूं कहाँ, कोई मुझे अपने घर में जगह देने को तैयार नहीं है, और जो जगह हो सकती थी उस पर पहले से पहरा है। मैंने विद्यासागर गुप्ता का, मैं उनसे कहा कि देखिए यहाँ सब कुछ मेरा जाना पहचाना है कलकत्ते शहर का। मैं यहाँ पत्रकारिता भी कर चुका हूँ, यहाँ पढ़ाई भी कर चुका हूँ। कहाँ चलना है इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप मेन गेट से मत चलिए। उस चर्च के कई गेट थे। हमने कहा कि ये सब, ये एक बगल का एक गेट है, एक पार्क से होकर आप सामने सड़क पर पहुंचिए और मैं टैक्सी लेकर तैयार रहता हूँ। लेकिन वो ढिलाई कर गए। किसके यहाँ चलोगे, कहाँ कैसी व्यवस्था होगी। इस ढिलाई का नतीजा ये हो गया कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने प्रवेश कर लिया उधर जिस समेरिटन्स के ऑफिस के अंदर। अब वहां 3 ही आदमी थे, विजयन पावा मुनि थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, और मैं था। हम लोगों की आपस में बात हो रही थी। वो लोग अंदर आए और उसमें से कोई भी आदमी, देखिए, जॉर्ज को पहचान नहीं रहा था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जिस आदमी को अपनी जान का ही खतरा हो, तो बड़ी हिम्मत के बावजूद भी तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो दिमाग में रहता है वो निकल आता है। घबरा गए जॉर्ज। जॉर्ज को जिंदगी में घबराते हुए कुछ देर के लिए मैंने पहली बार देखा था।
जो वो टीम आई थी उसमें देश भर के लोग थे और एक आदमी बंबई का भी आया था जिसका नाम था देश पांडे। पांडे अभी बॉम्बे में है और जिंदा है। वो घटना भी लोगों को बताता है। हुआ ऐसा कि जब देश पांडे बातचीत में, सब लोग बातचीत ही कर रहे थे, तो लोगों ने पूछा विजयन पावापुरी से कि ये कौन है। तो ये बोले कि ये हमारे गेस्ट हैं, इनके पास कलकत्ता में कोई जगह नहीं थी तो हमने इनको जगह दे दिया, अपना लाइब्रेरी में कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद ये चले जाएंगे। तो जो देश पांडे है उसने अपना भी परिचय, सारे लोगों ने अपना परिचय बता दिया, आईबी के अफसरों ने बड़ा सम्मान दिया जॉर्ज को। अब जॉर्ज ने थोड़ा सा, जब देश पांडे सुना उन्होंने, तो उन्होंने कुछ लाइन उससे मराठी भाषा में बात कर दी। तो देश पांडे को हुआ कि ये मराठी कैसे बोल रहे हैं, इनका परिचय तो यूपी के प्रोफेसर के रूप में दिया गया है, तो जब ये मराठी बोल दिए तो उसने अपने लोगों से सब बातचीत किया। देश पांडे ने फॉर्मल अरेस्ट के बाद, गिरफ्तारी के बाद जॉर्ज से कहा कि सर, आपने जब मराठी में मुझे कुछ बोल दिया तो मुझे तो कंफर्म हो गया कि आप ही जॉर्ज फर्नांडिस जी। कि ये हो जाता है घबराहट में। लेकिन इसके बाद का किस्सा ऐसा था कि उन लोगों ने विजयन पावामुनि से पूछा, बस 2-3 मिनट हो, जी। जी। कि ये जो सज्जन हैं इनका कोई सामान भी है कहीं पे। तो विजयन पावामुनि ने थोड़ा चालाकी किया। इनकी एक बम्बैया अटैची थी प्लास्टिक वाली, जिसमें पहले एयर इंडिया लिखा रहता था। वो लाख, वो उसने कहा है कि हाँ इनकी अटैची है, ये है। अब विजयन पावामुनि को ये मालूम नहीं था कि इस अटैची में, अगर शायद वो, उस अटैची को खोला गया, उसका उसमें इनका ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष का पास निकल गया, इनकी फोटो निकल गई। अब उसको देखते ही वो सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर खुशी से उछल गए, बोले दिस इज जॉर्ज फर्नांडिस, दिस इज जॉर्ज फर्नांडिस। और बोले कि सर अब हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए बहुत सम्मान के साथ कहा कि सर अब हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद तो हम लोग भी ये हो गए कि अब तो फॉर्मल गिरफ्तारी हो गई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं, वो मुझे भी नहीं पहचान रहे थे। तो मैंने जब नाम बताया, अब मेरे पास अपना असली नाम बताने के अलावा चेहरा नहीं था, क्योंकि मैं जॉर्ज को अकेले नहीं छोड़ सकता था। इस हालत में मैं अगर अकेले छोड़ता तो शायद मेरी मेरी इमेज बहुत खराब होती है। और मैं जानता था कि जो होना है, जो जॉर्ज के साथ होना है, वो मेरे साथ भी होना है, उसकी मुझे चिंता नहीं थी। उनको मेरे नाम की जानकारी थी, क्योंकि जो सारा ग्रुप पकड़ गया था, सारे सबकी गिरफ्तारी के बाद हम दोनों लोग तो आखिरी आदमी थे दिल्ली में, और वहां भी सारे लोगों ने हम लोगों के बारे में बयान दे दिया था। तो मेरा नाम आते ही उन्होंने कहा कि वो आप भी चलिए। लेकिन इस बीच जो एक घटना घटी, विजयन पावा मुनि की पत्नी ने बड़ी चालाकी किया, घरेलू महिला थी। उसने जब देखा कि ये गिरफ्तारी होने वाली है, उसने फौरन फोन करके, मोबाइल तब था नहीं, चर्च में अलग अलग दफ्तरों में, विभागों में रहने वाले सारे लोगों को उसने बुला लिया। और यही जॉर्ज की सुरक्षा का एक कारण बन गया। वो सारे लोग आ गए, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन है ये, कैसे, वो भी नहीं बता रहे हैं कि कैसे गिरफ्तारी हो रही है, आप लोग कैसे हैं। तो उन लोगों ने इस सारी बात को कंफर्म करा लिया कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, और ये लोग जॉर्ज फर्नांडिस को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। हम लोगों को वहां से वो लोग ले गए पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। मुझे उन्होंने पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद कर दिया, इसमें आम कैदी बंद होता है। और जॉर्ज को उसी रात को वो इंडियन एयरफोर्स के मालवाही विमान से
वो रात को 12 बजे दिल्ली ले आए। ये जो समय मिल गया दिल्ली जॉर्ज के पहुंचने का और चर्च में गिरफ्तारी का, इस बीच चर्च के लोगों ने कलकत्ता में जो वाणिज्य दूतावास है, जर्मनी के, ब्रिटेन के, सभी, सभी तो ईसाई देश हैं वहां के, उनको उन्होंने खबर कर दिया। उन उन वाणिज्य दूतावासों ने तत्काल अपने दिल्ली ऑफिस को फोन कर दिया, मैसेज कर दिया। ये मैसेज इतनी तेजी से गया कि जर्मन दूतावास ने अपने यहाँ विदेश मंत्री को कहा, और उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर, जो वहां सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी, विली ब्रांड प्राइम मिनिस्टर थे, और विली ब्रांड ने फौरन श्रीमती इंदिरा गांधी को, उस दिन जो मॉस्को में थी, अगर वो हिंदुस्तान में होती तो शायद कोई बड़ी दुर्घटना हो गई। उन्होंने एक ही सेंटेंस कहा श्रीमती इंदिरा गांधी को, जॉर्ज के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, बस। और अगले दिन में 1 बजे जॉर्ज की गिरफ्तारी की घोषणा की गई। फॉर्मल घोषणा भारत सरकार की तरफ से अगले दिन 12 बजे के ऑल इंडिया रेडियो के बुलेटिन में की गई। उसमें उन्होंने मेरा नाम भी बताया कि अपने एक साथी विजय नारायण के साथ वो कलकत्ता में गिरफ्तार। कहाँ गिरफ्तार हुए, क्या हुआ, ये सब उन्होंने नहीं बताया। अब इसके बाद जॉर्ज को वो ले गए, आए दिल्ली, तो उन्होंने हिसार जेल में, नहीं, उनको पहले ले गए लाल किला। लाल किला में उनसे बड़ी पूछताछ और जॉर्ज से ने वहां भी यही कहा कि ये आपातकाल है, आपातकाल ही नहीं, देश के संविधान को भंग कर दिया गया है। हमने जो आजादी हासिल की है उसको पाना हमारा अधिकार है, और उसको पाने के लिए हम लड़ रहे थे। और यही बात करीब करीब सारे लोगों ने भी उसे कहा गया था, और सारे लोगों ने भी। अब एक आखिरी बात कह के, आपका समय हो रहा है हाँ, अभी? समय समाप्त हो गया। नहीं नहीं, समय समाप्त हो गया। चाहे तो कल से हाँ, बस एक कंटिन्यू लाइन, करेंगे। एक, जी जी। जी नहीं, इसको कहें। मैं समाप्त करना चाहता हूँ एक लाइन में। जी। तो इसका मुकदमा चला दिल्ली में। ये देशद्रोह का मुकदमा था, कॉन्स्पिरेसी का भी चार्ज था। ये सारे मुलजिम जो अलग अलग पकड़े गए थे, पटना में, दिल्ली में, यहाँ बम्बई में, गुजरात में, बेंगलोर में, ये सारे लोग एक साथ लाए गए, एक बैरक में रखे गए। और पहले ही दिन इनको जब गिरफ्तारी के लिए ले जाया गया तो सबके हाथ में हथकड़ी लगा दी, और एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में हथकड़ी लगा दी। और जॉर्ज की आज पेशी है, इसकी कवरेज के लिए सारी दुनिया का मीडिया वहां कैमरा लेकर उपस्थित था। देश का मीडिया तो था ही, जिस पर काफी रोक थी, लेकिन सारी दुनिया का मीडिया, यूरोपियन रिपोर्टर्स बड़ी संख्या में वहां पे 30,000 कोर्ट में आए थे। इसकी बड़ी बात यह हुई उस दिन की कि कोर्ट में जॉर्ज फर्नांडिस जब पेश हुए तो एक लिखित स्टेटमेंट वो ले गए थे, जिसे उन्होंने अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया। उस बयान में उन्होंने कहा कि ये सरकार तानाशाही की सरकार है। इस सरकार ने इमरजेंसी लगाकर देश के मूल अधिकारों का खत्म किया। इस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, और लोकतंत्र को वापस पाना, लोकतंत्र से को फिर से देश में स्थापित करना, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा फर्ज है, और हम देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बयान, और ये भी कहा कि हमने जो किया है हम उसको इस अदालत में कबूल करेंगे और अपना मुकदमा भी लड़ेंगे अपने बचाव के पक्ष में। तो ये बयान एक तरह से जॉर्ज फर्नांडिस का ऐतिहासिक बयान था, और इस बयान की प्रेरणा जॉर्ज ने, लास्ट लाइन, जॉर्ज ने 1905 में मांडला जेल में बाल गंगाधर तिलक पर जो देशद्रोह का मुकदमा चला था,
जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसको ले करके रहेंगे। ये किताब उन्होंने पढ़ी थी जेल में कि, और ठीक उसी लाइन पर ये बयान जॉर्ज फर्नांडिस ने पेश किया पहले ही दिन। तो आज का प्रोग्राम आज क्लोज करना चाहें समाप्त क्लोज करते करिए। हैं जी। आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं और कल शाम 6 बजे विजय नारायण जी से हम फिर मिलेंगे और इसके आगे की कहानी जानेंगे। आपने समाजवादी आंदोलन का इतिहास का वो हिस्सा सुना जिस हिस्से को आज देश के अधिकांश लोग नहीं जानते, उससे अपरिचित हैं। पर जॉर्ज फर्नांडिस का संघर्ष, विजय नारायण जी का उनके साथ रहना और उन सारे लोगों का जिनका आपने नाम लिया, विद्यासागर जी, विद्यासागर गुप्ता जी, विक्रम राव जी, ये सारे लोग किस तरीके से अपनी जान को हथेली पे रख करके देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे या अपना तन मन धन लगाए हुए थे, वो ऐसी चीज है जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है, जिसका वर्णन सुन करके आपके अगर रोंगटे खड़े हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। कल फिर मिलते हैं शाम 6 बजे विजय नारायण जी से इसके आगे की कहानी जानने के लिए। आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। धन्यवाद विजय नारायण जी। जी हाँ, जी हाँ, धन्यवाद।